नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। ये कहा जाता है कि इंसान यानी आदमी का जो व्यक्तित्व है और उसका जीवन है वो यादों का कुल जोड़ है। जीवन भर वो जो कुछ सीखता है वो उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। हमारे चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे ज्ञान अर्जन की बात हो, या जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ भी करने की बात हो, यादों का सहारा बहुत जरूरी होता है। यादें बहुत जरूरी हैं। कभी यादें जुड़ी होती हैं मौसम के साथ, कभी किसी संगीत की किसी स्वर लहरी के साथ, और कभी किसी व्यक्ति के साथ। कुल मिलाकर यादें यानी यादाश्त यानी स्मृति हमारे लिए बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम किसी को बर्थडे विश करना भूल जाएं या फिर एनिवर्सरी पर उसकी तारीख भूल जाएं या कोई बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हों और ये भूल जाएं कि तारीख क्या थी या वो बात क्या थी, तो बहुत अड़चन होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इस समस्या का सामना कई बार करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है। इब्राहिम ज़ौक़ का एक शेर है, वो ये कहते हैं कि मर्ज़े इश्क जिसे हो उसे क्या याद रहे, ना दवा याद रहे ना दुआ याद रहे। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग भी होते हैं जिन्हें वर्षों पहले की बातें दिन तारीख के साथ याद रहती हैं। ये तक याद रहता है कि फलां व्यक्ति जब उन्हें मिला था तो उसने किस रंग के कपड़े पहने थे और आते ही उसने क्या बात कही थी। लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों को बड़ी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है जब किसी से मिलते हैं और कहते हैं हमें तो आपका नाम जरा बताएंगे फिर से। बहुत से लोग हिचकते भी हैं। कभी बात करते करते फिल्म की बात हो रही है तो फिल्म का नाम नहीं याद आया, गाना सुन लिया तो गाना किसने गाया ये याद नहीं आया। यहां से परेशानी शुरू होती है। लेकिन कुछ लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा तब बढ़ जाती है जब नाम भूलने से ज्यादा वो ये भूल जाएं गाड़ी उन्होंने कहां पार्क की, या वो घर को तो चले थे लेकिन घर का रास्ता किधर है। ऐसी समस्या जब होने लगे तो बहुत से लोग ये कहते हैं अरे ये तो बढ़ती उम्र में बहुत से लोगों के साथ होता है, सठियाना शायद यही होता होगा। जी हाँ, लेकिन मेमोरी का क्या रिश्ता है हमारे लाइफस्टाइल के साथ? किसी भी व्यक्ति को कब हो सकती है भूलने की या याददाश्त की समस्या? कहा यह जाता है कि जब कोई भी शिशु माँ के गर्भ में होता है तो गर्भावस्था के 6ठे महीने से ही मेमोरी का जो कार्यक्रम है वो उसकी प्रोसीजर शुरू हो जाती है और उसकी मेमोरी का जो पूरा ताना बाना है वो बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये कहा जाता है कि कहीं कुछ याददाश्त में कमी आती है। क्या जो चीज़ें हम देखते हैं, जो चीज़ें हम सुनते हैं या फिर जिनकी जो फ्रेग्रेंस है उसको हम लेते हैं, उससे भी जुड़ी होती है हमारी याददाश्त, या फिर नींद जैसी चीज़ें जो हैं वो भी महत्वपूर्ण भाग इसमें उठाती हैं। क्या होता है जब किसी भी व्यक्ति को याददाश्त में कमी होने लगे या समस्या होने लगे और किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया होती है, आइए समझते हैं। भूलने की आदत, जिसे कुछ लोग बुढ़ापे से जोड़ते हैं, इसे बढ़ती उम्र का लक्षण भी माना जाता है। लेकिन इसके कई कारण हो सकते हैं। हमारा मस्तिष्क कई भागों से निर्मित होता है। हर भाग हमारे शरीर द्वारा की जाने वाली किसी क्रिया को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब में विकृति होने पर कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दरअसल सामान्य स्थिति में उम्र बढ़ने के साथ मस्तिष्क में कुछ बदलाव होते हैं। आमतौर पर मस्तिष्क की कोशिकाएं एक दूसरे को संदेश भेजती हैं। यही संदेश सोच, याददाश्त और बोलने की शक्ति जैसे व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। उम्र बढ़ने के साथ मस्तिष्क में प्लाक और टैंगल नामक पदार्थ जमा होने लगते हैं। संदेशों के आने जाने में बाधा आती है, लेकिन टेम्पोरल लोब में कोई विकृति होने पर ये बदलाव तेजी से होते हैं, जिससे सोचने, याद रखने और कुछ क्रियाएं करने में परेशानी हो सकती है। भूलने की समस्या मस्तिष्क में किसी जन्मजात विकृति के कारण, मस्तिष्क में चोट या बीमारी की वजह से भी हो सकती है। बात अगर रोजमर्रा की जिंदगी में किसी का नाम भूलने, अपनी गाड़ी की चाबी भूलने या फिर सिर पर चश्मा लगाकर भूल जाने की हो तो सामान्य लगती है, जो किसी के साथ भी कभी न कभी हो ही जाता है। लेकिन अगर भूलना इससे कुछ बढ़ जाए तो डॉक्टर से तुरंत परामर्श लेना जरूरी है, और साथ ही जरूरी है ये समझना कि कहीं ये भूलने की आदत मस्तिष्क में उत्पन्न किसी विकृति का लक्षण तो नहीं। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। अक्सर लोगों के साथ समस्या ये होती है कि उन्हें ये तो याद रहता है कि कोई बात थी, लेकिन वो बात क्या थी ये याद नहीं आता।
यानी हमारी यादाश्त का जो खाना है वो कुछ ऐसा है कि उसमें सामग्री तो जाती रहती है, लेकिन वक्त पड़ने पर जब हम उसे निकाल नहीं पाते, यानी वो याद, वो स्मृति वापस नहीं आती, परेशानी तब होती है। आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सिर्फ बढ़ती उम्र में होता है, क्या किसी बीमारी की वजह से होता है, कैसे होता है, क्यों ना विशेषज्ञों से समझें। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश सागर, प्रोफेसर साइकियाट्री, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो खास तौर पर बात करेंगे कि किस तरीके से डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर जो दूसरी चीज़ें हैं वो असर डाल सकती हैं हमारी मेमोरी पर और कमी हो सकती है याददाश्त की, और कैसे उनको ठीक किया जा सकता है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रसून चैटर्जी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ जीरियाट्रिक्स एंड ही इज़ ऑल्सो इन द मेमोरी क्लिनिक ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो ख़ास तौर पर बात करने वाले हैं कि जो बढ़ती उम्र के लोग हैं उनमें किस तरीके से ये समस्या होती है, और अगर ये समस्या हो जाती है तो उसे कैसे मैनेज किया जा सकता है, बेहतर कैसे किया जा सकता है उनके जीवन को। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर अचल श्रीवास्तव, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो ख़ास तौर पर बात करेंगे कि कितनी तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं मस्तिष्क की जो असर डाल सकती हैं हमारी याददाश्त पर, और कैसे उनसे बचाव किया जाए, कैसे उनका इलाज किया जाए। इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर, जो है 1800111234। इस नंबर पर कॉल करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप मोबाइल से कॉल ना करें। इसके अलावा आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं हम तक, जो है totalhealthddnews@gmail.com। और ख़ास तौर पर बात ये भी ध्यान रखनी है कि कौन सी अवस्था को मेमोरी लॉस माना जाए और डॉक्टर के पास कब जाना है। तो इसलिए आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम और लेते रहिए ये तमाम जानकारी। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर राजेश सागर, हम आपसे ही ये शुरुआत करें समझने की कि यादाश्त का जो मामला है, कब से हम ये माने, ये सिलसिला कब से शुरू होता है और कैसे, कहाँ ये यादाश्त जो है बनती है मस्तिष्क में और कब तक बनती है? नहीं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि याददाश्त जो है ये एक भाग है पूरे कॉग्निशन का। कहने का मतलब है जो हम समझते हैं, हम जो इंसान है, जो आसपास उसके वातावरण है, उसको वर्ल्ड को समझना, एक दूसरे को समझना, तो ये प्रोसेस शुरू हो जाता है जैसे ही, बल्कि जन्म से पहले भी शुरुआत होती है जैसे बताया गया, और उसके बाद भी शुरुआत होती है। जैसे आपने देखा होगा बच्चा अगर छोटा है, माँ को देखता है, मुस्कुराता है, तो वो भी एक लर्निंग का प्रोसेस है। कहने का मतलब है ये जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड है, ये अटेंशन, लर्निंग, मेमोरी, जजमेंट, रीजनिंग, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, जो हमारे ब्रेन के द्वारा ही होती हैं, और उसमें बहुत सारे जो न्यूरॉन्स हैं जो डेवलप होते हैं, तो ये सब काम उन्हीं का है। और हम समझते हैं कि ब्रेन का काम सिर्फ हाथ पैर चलाना और ये सब तो है, उसके अलावा समझना जो है, और ये जो चीज़ है पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि कोई भी व्यक्ति जैसे अपनी याद को लेता है, क्योंकि उसको सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है ये, और वो जो याद रखना, और इसीलिए इसका जो प्रोसेस है इतनी जल्दी शुरू होता है। और जहाँ पे, और ये भी आमतौर पे देखा गया कि जैसे आप मुख्य रूप से समझ सकते हैं कि एक तो हो गया कि आपका जो हम मेमोरी कहते हैं, जो आसपास जो वर्ल्ड है उसको समझने के लिए, एक होता है कि इवेंट की मेमोरी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज सुबह कैसे आया, मैंने सुबह क्या खाया, तो वो एक है प्रोसीजरल मेमोरी। कहने का मतलब जैसे आपने साइकिलिंग कैसे सीखा या आपने ड्राइविंग कैसे सीखा, तो जो आपने कॉन्शियस में नहीं होता बट आप सीखते हैं उसको, आप उसको वो इस प्रोसेस में, और वो इतनी जल्दी जाता भी नहीं है। और क्योंकि मेमोरी भी अलग अलग किस्म की है, और मेमोरी काफ़ी रिलेटेड है अटेंशन से, ध्यान से। अक्सर हम ये कहते हैं कि भाई आपने इसकी भूल जाता है ये, लेकिन ये होता है कि उसका अटेंशन ही उसने नहीं दिया है उस चीज़ का। तो कहने का मतलब है ये बहुत सारे प्रोसेस हैं ये कॉग्निशन के। मेमोरी उसका एक भाग है, लर्निंग उसका एक पार्ट है, लर्निंग मेमोरी रिलेटेड हैं। और भी एक चीज़ हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन, उसका मतलब है हम जो प्लानिंग करते हैं या जो इसको रीजनिंग देते हैं या हम डिसीजन लेते हैं, ये सब भी कॉग्निशन का प्रोसेस है, और ये सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। डॉक्टर अचल श्रीवास्तव, जो बात डॉक्टर राजेश सागर कह रहे हैं कि अटेंशन एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है जब हम बात करते हैं मेमोरी की। बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ
एक उनके जीवन में कोई बुरी घटना हुई या जो लोग उनको अच्छे नहीं लगते वो उनको भूलना चाहते हैं, वहाँ ये होता है कि वो उनको भूल नहीं पा रहे। लेकिन यहाँ पर हम ये बात करते हैं कोई भी किसी का नाम भूल गया तो तकरीबन ये जो मेमोरी रजिस्टर होने का, उसको फीड करने का, स्टोरेज का और वापस रिकॉल करने का जो प्रोसीजर है किस तरह से होता है, इसके विषय में बताएं। बिल्कुल आपने ठीक बताया, एक सर्किट की तरह है। बाहर से जो इनपुट आए, लोगों ने कुछ समझाया, आपको कुछ बताया, आपके टीचर ने कुछ समझाया या आपने समाज में रह के कुछ लर्न किया, ये सब कुछ आपके मस्तिष्क में रजिस्टर होगा पहले, फिर स्टोर्ड रहेगा और उसके बाद जब आपको जरूरत पड़ेगी उस समय आप रिकॉल करते हैं। तो जब रिकॉल करते हैं उसी समय ये बात समझ में आती है कि मेमोरी आपकी डिफेक्टिव है। तो इसलिए यही वो प्रोसेस है जब आप समझते हैं कि यहाँ पे दिक्कत है। अब जो पहला स्टेप था रजिस्टर होने का, वहाँ पे अगर फॉल्ट हुई है तो ये फॉल्ट का कारण कई प्रकार के होंगे। जैसे आप खुद भी कारण हो सकते हैं, जिस समय आपको समझाया जा रहा था, जिस समय आपको समझने का समय था, या स्कूल में जब आप पढ़ रहे थे, या समाज में जब आप कोई इनपुट आपके दिमाग में जा रहा था, उस समय आपने ठीक से रजिस्टर नहीं किया बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। ध्यान से सुना नहीं, कोई और बात थी, या कुछ और कर रहे थे उस समय, या आपके अटेंशन ठीक नहीं है बिकॉज ऑफ सम इलनेस। तो ऐसी स्थिति में इनपुट गया नहीं अंदर, और इनपुट नहीं गया अंदर तो स्टोर कहाँ से होगा। स्टोरेज की प्रॉब्लम होने के अलग अलग कारण होंगे, और फिर रिकॉल की जो प्रॉब्लम जिसको हम मेमोरी के रूप में समझते हैं, जी ये बात इस आदमी को याद नहीं है जबकि बताई गई थी सुबह हमारे साथ ही बस में आया और अब इसको याद नहीं है, तो वो रजिस्टर नहीं हुआ। किन कारणों से रजिस्टर नहीं हो सकता है, रास्ते पर कुछ सोच रहा था और उसने इस बात को रजिस्टर नहीं किया कब वो घर से चला है। तो ये रजिस्टर होना बहुत जरूरी है, उसके लिए अटेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने अटेंशन के साथ काम नहीं किया, रजिस्टर नहीं होगा, फिर आप रिस्टोर नहीं होगा, फिर रिकॉल नहीं होगा। जी, ये जो तकरीबन पूरा प्रोसीजर हमने समझा डॉक्टर चैटर्जी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो सभी का ये मानना होता है कि अब तो उम्र बढ़ने लगी है तो धीरे धीरे मेमोरी भी कम होने लगेगी। क्या वाकई ऐसा होता है, और अगर होता है तो इसका कारण क्या है? देखिए, बात यह है कि जो मेमोरी लॉस है, डेफिनेटली मेमोरी लॉस सबसे ज़्यादा उम्र एजिंग के साथ ही होता है। जो सीनियर सिटीजन है उन्हीं को होता है। और इसमें मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि ये एक मेजर इशू है अभी हमारे देश में, क्योंकि सीनियर सिटीजन सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है, स्पेशली जो 80+ पॉपुलेशन है। और मेमोरी लॉस का सबसे ज़्यादा प्रीवैलेंस उनमें है। और अगर एक कारण बोलूँ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, दैट इज़ एजिंग। लेकिन ये जरूरी नहीं है सारे 80+ लोगों को भूलने का बीमारी होगा। इसमें जैसे डॉक्टर आचल ने कहा कि आप जब कुछ सुन रहे, रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, आपका अटेंशन कितना है। उम्र के साथ साथ जो होता है हमारा अटेंशन स्पैन थोड़ा कम हो जाता है, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर मैं एग्जांपल दूं कि घर में बोले कि आप आज मार्केट में जाके ये चीज़ लेके आना, उस टाइम में आपको 2-3 बार उसको रजिस्टर्ड कर लेना है कि मुझे क्या क्या लाना है। इवन हम यंग एज में भी ये चीज़ भूल जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आपका अगर ठीक हुआ तो आप अच्छे रिकॉल कर सकते हो। बट ऑफ कोर्स क्योंकि सीनियर सिटीजन में भूलने का, क्योंकि कुछ चीज़ जो है उन्हीं के उम्र में ये सब भूलना शुरू होता है। इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि ये एक पैनिक जैसा हो जाता है लोग, मैं क्यों भूलने लगा हूँ। स्पेशली ये जो होता है, जो थोड़ा एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, जो डॉक्टर सागर ने कहा, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग मतलब एक साथ 4, 5, 7, 8 काम कर लेते हैं, ऐसे भी सीनियर सिटीजन हैं। तो जो ऐसे पहले कर सकते थे उनको लग रहा है कि मैं आज अभी तो मैं कम कर पा रहा हूँ, 2-3 चीज़ तो मेरा स्लिप हो रहा है। हाँ, तो उनको मेरे सजेशन ये होगा कि दैट इज नॉट अ ऑलवेज डिमेंशिया और फॉरगेटफुलनेस और मेमोरी लॉस जो आप बोल रहे हो। तो थोड़ा आप रजिस्ट्रेशन पे ध्यान दीजिए, अटेंशन स्पैन को थोड़ा बढ़ाइए। लेकिन अगर आपको 2 तरह का मेमोरी होता है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मतलब स्कूल में हमने किए थे। इवन आप 80 साल के उम्र के कोई बुजुर्गों को पूछोगे तो बताएंगे स्कूल का स्टोरी। स्पेशली लॉन्ग टर्म मेमोरी लास्ट तक इंटैक्ट रहता है, स्पेशली जो कॉमन कॉज ऑफ है डिमेंशिया, अल्जाइमर्स डिमेंशिया जिसे। लेकिन वो शॉर्ट टर्म मेमोरी उनका प्रॉब्लम। शॉर्ट टर्म मतलब मैंने मॉर्निंग में किया, ब्रेकफास्ट किया, वो मैं आफ्टरनून में बोल नहीं सकता। ये चीज़ में हमें, और स्पेशली फैमिली मेम्बर को इसमें ध्यान देना है। हम एक चीज़ बोलते हैं कि कोई सीनियर सिटीजन को फॉरगेटफुलनेस हुआ है कि नहीं, ये सबसे पहले फैमिली मेंबर बताएंगे। क्योंकि इट इज नॉट ऑलवेज अ परसेप्शन ऑफ द इंडिविजुअल। ये फैमिली मेंबर को सबसे पहले पता होगा, अरे आज तो खाना दिया लेकिन उन्होंने बोल रहे खाना नहीं खाया। ठीक है डॉक्टर असल, आपसे हम ये समझने की कोशिश करें, जो बात ये हो रही है कि अब याददाश्त तो सब, आपने कितनी अटेंशन दी, स्कूल में कैसे पढ़े, वो आपको और रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक चीज हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या शारीरिक संरचना के तौर पर मस्तिष्क की बनावट में कुछ फर्क होता है। एक ही परिवार में किसी एक की याददाश्त बहुत कमाल है, बाकियों की उतनी नहीं है।
और इसी तरह हम समाज में भी यही देखते हैं, कुछ लोगों की याददाश्त वाकई बहुत अच्छी होती है, उनको क्या क्या नहीं याद रहता। तो क्या संभावना ये होगी कि आगे चलकर जिनको शुरू से ही कुछ अच्छा सा याद नहीं हो रहा था, उनको ज़्यादा याददाश्त संबंधी दिक्कतें या समस्याएं आएंगी, या उसे भी आ सकती हैं? और क्या इसमें मस्तिष्क के आकार का, सिर बड़ा है, ये सब चीज़ें क्या जो कहा जाता है, इसका कोई संबंध है आपस में? देखिए, एक चीज़ सबसे पहले आकार पे मैं बता दूं, आकार से तो इसका संबंध नहीं है। अदरवाइज बड़े बड़े मस्तिष्क वाले बहुत से जानवर हैं, आदमियों को छोड़ दें, बहुत से जानवर हैं, बहुत बड़ा बड़ा मस्तिष्क है हमारे मस्तिष्क के साइज की तुलना में। तो ऐसे हिसाब से उनकी मेमोरी बड़ी अच्छी होनी चाहिए थी, तो ऐसी कोई बात लेकिन नहीं। हाथी की मेमोरी के बारे में कहा जाता है। लेकिन जो आप पूछ रहे थे कि वो मेमोरी सबकी अलग अलग जी, इसको हम अगर कंप्यूटर्स पे थोड़ा ध्यान दें तो आपने देखा होगा हर कंप्यूटर की क्षमता अलग अलग होती है। सब डिपेंड करता है उसकी रैम पे। कोई कंप्यूटर 4 GB रैम का है, कोई कंप्यूटर और ज़्यादा रैम का है। तो इसी तरह से जैसे कंप्यूटर को मैंने एग्जाम्पल के रूप में दिया आपको, इसी तरह मनुष्य भी अलग अलग है, सब अलग हैं, सबकी याददाश्त भी अलग अलग है। अच्छा, तो कंप्यूटर के एग्जाम्पल से अगर आप समझें तो ज़्यादा आसान होगा कि सारे मनुष्य अलग अलग हैं, सबकी अपनी अपनी क्षमता है याद करने की। जैसा आपने खुद ही बताया कि सब लोगों, कुछ लोग कहते हैं बड़ी अच्छी मेमोरी है, कुछ लोग कहते हैं तो बड़ा कम याद रखते हैं। तो इस हिसाब से सबकी अलग अलग मेमोरी है। जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं पटना से, मुकेश हैं टेलीफोन लाइन पर। मुकेश जी, आपका बहुत स्वागत। क्या जानना चाहते हैं आप, बताइए। जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार, आपके टेलीविजन सेट की आवाज हम सुन रहे हैं, कृपया उसकी आवाज कम करें, सवाल पूछें। जी मुकेश जी, सवाल पूछ लीजिए और टीवी की आवाज कम कर दीजिए, या दूर हो जाइए, आप मोबाइल से भी बात कर रहे हैं। जी, जी मैंने टेलीविजन की आवाज कम कर, जल्दी पूछ लीजिए। जी बताएं। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर मतलब मेरी मेमोरी रिकॉल पावर है जो काफी कम है कंपेयरिंग टू माय फादर। जो मेरे पापा जो हुए वो भी एक एडवोकेट है, लेकिन उनकी मेमोरी इतनी तेज है जैसे लगता है कि सारे काम हो गए। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? लगता है कि मैं एक काम नहीं करता हूँ तो ठीक है। भूल जा रहा हूँ। मुकेश जी, आपकी उम्र कितनी है और क्या करते हैं आप, बता दीजिए जरा जल्दी से। जी मैं 31 साल का हूँ और एक एडवोकेट में पटना हाई कोर्ट में। जी, डॉक्टर चार्य जी, क्या उन्होंने उनका उम्र कितना बताया? 31 हमने जो सुना वो शायद अब हमारे जो प्रोडक्शन के लोग हैं वो शायद ऊपर सुन रहे हैं। हमने 31 सुना यहाँ पर। तो 30-31 की उम्र में वो ये कहते हैं कि उनके फादर की मेमोरी इनसे कहीं बेहतर है, इनको बड़ी समस्या होती है रिकॉल करने में खास तौर पर। तो आई थिंक वही बात उनको फोकस करना चाहिए। एक तो स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा इशू है आजकल के जो लाइफस्टाइल है उसमें, क्या उनको अटेंशन स्पैन भी ठीक है कि नहीं, क्या काम में वो फोकस कर पा रहा है कि नहीं। एंड ऑल्सो देयर आर सम रिवर्सिबल कॉज, जैसे कि थायराइड का बीमारी इस उम्र में एक इशू बन सकता है। तो वो जरूर थायराइड अपना चेक कर ले और थोड़ा अपना स्ट्रेस लेवल कम करे, क्योंकि हम उनका प्रोफेशन वगैरह सुन नहीं पाए और लग नहीं रहा है कि उनका कोई मेजर बीमारी के दौर पे हम इसको अभी देखें। इट इज प्रॉब्ली अ फिजियोलॉजिकल थिंग्स, उनको थोड़ा फोकस करना चाहिए। इफ रिक्वायर ही कैन कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट। जी, और डॉक्टर अचल भी शायद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जरूर। देखिए, अभी बड़ा प्रिय विषय है मेरा ये कि कम उम्र के लोगों की मेमोरी लॉस की कंप्लेंट, खास करके यंग एडल्ट्स की, क्योंकि अक्सर हम लोग अपनी ओपीडी में ये झेलते रहते हैं। तो देखिए, इस संदर्भ में आपकी उम्र के लोगों के लिए खास रूप से बताना चाहूँगा कि एग्जाम्पल फिर से कंप्यूटर का है, और जिस तरह जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं अच्छी तरह समझ जाएंगे कि जब एक बार में आप कई विंडो खोल के काम करना चाहते हैं, आपने पावर पॉइंट खोल रखा, आपने वर्ड खोल रखा, आपने एक गूगल क्रोम भी खोल रखा है, बहुत सारी विंडो जब खोल के आप काम करेंगे तो आपने देखा होगा कंप्यूटर या तो बैठ जाता है या कोई एक विंडो में बड़ी मुश्किल से काम कर पाते हैं। तो इस एग्जाम्पल को समझिए। और जैसा अभी डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर ने बताया कि कुछ अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं जिन्हें चेक कर लेना चाहिए। चेक करने के बाद हो सकता है कि सारी कुछ नॉर्मल निकले, तो आपने इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि आप एक ही बार में एक ही समय में कई काम करने की कोशिश कर रहे थे, और आज के समाज में ये करना भी पड़ता है। एक ही समय में कई काम करना पड़ता है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि जो आदमी एक बार में 10-12 काम कर रहा हो बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा सुपीरियर किस्म का आदमी, मल्टीटास्किंग को माना जाता है, क्वालिटी है या बेटर वर्कर है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी क्षमता को समझते हुए उतनी ही विंडो खोलिए जितने में काम कर सकते हैं। और खास करके विचार की विंडो जो पीछे खुली रहती है वो सबसे ज्यादा बाधक होती है
आउटपुट दे सकने में। जी डॉक्टर राजेश सागर, ये जो स्थिति केस हमारे सामने आया कि मल्टीटास्किंग अगर कोई करता है तो शायद कंसंट्रेशन कम होता है, तो मेमोरी भी अच्छी नहीं होती। क्या क्या फैक्टर्स आप बताना चाहेंगे जो किसी भी उम्र में व्यक्ति की जो मेमोरी है उस पर असर डाल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल सही है कहा। जैसे कि आज के दौर में यह है कि इतने सारा हमारे पास वक्त कम है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें उतने ही लिमिटेड टाइम में, बिकॉज टाइम लिमिटेड है। और उसमें यही कॉन्सेप्ट है, मल्टीटास्किंग होती है, हम एक ही वक्त में बहुत सारा काम करते हैं। अब उदाहरण के तौर पे अगर हम अस्पताल में भी हैं तो हम मरीज़ भी देख रहे हैं, उधर से वो भी आए, कोई और भी आ गए हैं या कई सारे मरीज़ आ गए हैं, तो हम सबको करना पड़ता है। और लेकिन ये देखा गया है क्योंकि जो आपकी जो एफिशिएंसी है या जो प्रोडक्टिविटी है, अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो उससे काफ़ी उस पर प्रभाव पड़ता है। अगर एक काम में फोकस आप करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये डिपेंड करता है, जैसे कहा हर इंसान की क्षमता अलग है। आप मेमोरी को ही क्यों लेते हैं? इवन आप से फॉर एग्जांपल आप दौड़ना चाहें तो हर आदमी अलग अलग किस्म से दौड़ेगा, हर आदमी की बनावट अलग है, हर इंसान तो उसी प्रकार से मेमोरी भी एक अलग अलग उसकी कैपेसिटी है। लेकिन क्या कुछ ऐसे कारक हैं, अगर नींद की बात करें, स्ट्रेस और एंजाइटी की बात करें, या फिर जैसे देखा जाता है कि कभी कोई व्यक्ति जो है दुखी है, डिप्रेशन में है, इस तरह के कोई फैक्टर्स जो कि वाकई याददाश्त पर या हमारी मेमोरी पर असर डालें? बहुत सही कहा आपने। देखिए, खासकर अभी जैसे मुकेश जी ने सवाल भी किया था और यंग एज में 31 उम्र में वो कंप्लेंट कर रहे थे। देखिए, ये मानना बहुत ज़रूरी है, जो हम बताना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि उसकी याददाश्त कमी हो रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको बहुत बड़ी बीमारी है या डिमेंशिया है या और उसको बहुत बड़ी ब्रेन की बीमारी है, ऐसा नहीं है। मतलब ये ना सोचें, हो सकता है कुछ प्रतिशत में हो, लेकिन खासकर जो यंग पॉपुलेशन में उसमें क्या होता है कि जैसे बहुत सारा जो कारण है एंजाइटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एंजाइटी में क्या होता है कि आपकी जो अटेंशन स्पैन है वो कम हो जाती है, और जब अटेंशन कम हो जाएगी तो आपसे जो कहा गया वो आप रजिस्टर ही नहीं करेंगे तो वो स्टोर नहीं होगा, जैसे चर्चा कर रहे हैं हम। तो कहने का मतलब है कि एंजाइटी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है। स्ट्रेस, क्योंकि ऑलरेडी आप इतने स्ट्रेस्ड अप हैं, क्योंकि आपसे जो कहा गया है वो आपने सुना ही नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है, किसी और चीज में है, तो आपने जब उसको भी रजिस्टर नहीं किया, एनकोड नहीं हुआ, वो चीज जो है वो मेमोरी के रूप में नहीं गई है। तो स्ट्रेस, एंजाइटी और इवन डिप्रेशन का, जैसे आपने कहा, डिप्रेशन में खासकर हमारी क्लिनिक में ऐसे कई व्यक्ति आते हैं जो कभी कभी तो नहीं कहते हैं कि भाई उनको मन उदास है, बल्कि हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। कहने का मतलब है वो ये कहते हैं नहीं, मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा। ये कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन कम होना, ये भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है डिप्रेशन का जी। और उसके साथ साथ क्या होता है कि उसके साथ जो है मेमोरी का भी कंप्लेंट, वो कहते हैं कि भाई मेरे को याददाश्त नहीं हो रहा, मुझे जो करना था मैं चाबी रख के भूल गया, मैं याददाश्त मेरी कमी हो गई, और उनके साथ और भी सिम्टम्स होते हैं। लेकिन खास बात यह है डिप्रेशन की और एंजाइटी की कि इसका ट्रीटमेंट है अवेलेबल। आप ट्रीटमेंट दीजिए इनको और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, 2 हफ्ते या 4 हफ्ते में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये ना समझे कि ब्रेन की बीमारी है, हो सकता है मानसिक समस्या हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, और इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल संभव है और ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जी, तो एक ध्यान जो है एक बहुत मेजर फैक्टर है जो काम करता है हमारी मेमोरी में, ये हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, और क्या कारण हो सकते हैं मेमोरी लॉस के ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले प्रदीप जी हैं दिल्ली से फोन लाइन पर। प्रदीप जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? मैडम, मेरे ब्रदर को पिछले साल जनवरी में जी बहुत हाई ग्रेड मतलब फीवर हुआ, देन सर दर्द बहुत तेज हुआ, तो उनकी मेमोरी लॉस हो गई थी। उनका ट्रीटमेंट चलता रहा, उसके बाद में फिर वो 2-3 महीने बाद ठीक हो गए। अगेन अभी 1 जून को फिर वही चीज मतलब फिर दोबारा हो गई, और दवाइयाँ बराबर चल रही है मैडम। प्रदीप जी, उनकी उम्र कितनी है? 48 ईयर्स में। 48 ईयर्स। डॉक्टर अचल श्रीवास्तव जो आती है मैडम वो 15 साल तक आती है। जी, पिछली बार भी ऐसे हुआ कि जो बचपन की याद थी वो याद थी। डॉक्टर अचल, कुछ और पूछना चाहेंगे आप? हाँ, नहीं, मेरे ख्याल से सवाल स्पष्ट है उनका। उन्होंने बताया फीवर हुआ और फीवर के बाद मेमोरी लॉस हो गया, तो ये किसी प्रकार का इन्फेक्शन है जो कि ब्रेन में पहुंच गया, और इतनी पूरी जानकारी तो न हमारे पास समय इतना पूछ सकने का या न वो बता पाएंगे। मुख्य रूप से उनकी बात से ये समझ में आता है कि फीवर हुआ, फीवर का कारण कोई इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन ब्रेन में पहुंचा, और ब्रेन में पहुंचने की वजह से जो ब्रेन के मेमोरी के एरियाज हैं वो अफेक्टेड हुए और मेमोरी लॉस हो गया।
तो इसमें रिकवरी होती है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का इन्फेक्शन है उसमें उस हिसाब से रिकवरी होती है, और रिकवर हुए भी जैसा उन्होंने बताया। दोबारा से इन्फेक्शन हुआ, अब इस बार कौन सा इन्फेक्शन क्या हुआ ये बात नहीं मालूम है, जो डॉक्टर उनको ट्रीट कर रहे होंगे वो लोग बता पाएंगे उनको क्या करना चाहिए इनको। इन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट तो चल रहा है अभी। जी बिल्कुल, अब उनकी जांचों में क्या निकला है ये जानने के बाद ही समझ में आएगा कि कितना रिवर्सिबल है। डॉक्टर अचल, कारण इन्होंने पूछा है, कुछ और कारण हम आपसे जानना चाहेंगे कि मस्तिष्क से संबंधित या किसी बीमारी से संबंधित क्या कारण हो सकते हैं जिससे किसी भी व्यक्ति की मेमोरी पर असर हो सकता है। आप बिल्कुल देखिए, जैसे कि कुछ तो कारण डिजेनरेटिव डिजीजेस के हैं, मतलब डिजेनरेशन से अर्थ होता है कि उम्र के साथ या समय के साथ सेल्स का नष्ट होना। तो कभी कभी ये तो नॉर्मल प्रोसेस के तहत होता है, कुछ नष्ट होता है एज के साथ, उसके अलावा बीमारियों के साथ ज़्यादा तेजी से नष्ट होता है। और कुछ प्रमुख बीमारियां जिसमें आप जानते हैं अल्जाइमर्स डिजीज, जिसकी हम बार बार चर्चा करते रहते हैं, इनफैक्ट आम आदमी जानता रहता है अल्जाइमर्स डिजीज, तो उसकी वजह से मेमोरी लॉस होना सबसे प्रमुख कारण तो यही है। इसके अलावा जो कुछ अन्य कारणात हैं उनमें है फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, लेवी बॉडी डिमेंशिया, ये सब डिजीजेस है, इससे आम जनता कुछ नहीं समझ पाएगी ज़्यादा, सिवाय इसके कि बहुत तेजी से मेमोरी लॉस होता है इसमें। तो कुछ बीमारियां हैं जिससे बुद्धि पर असर पड़ेगा, याददाश्त पर असर, याददाश्त पे असर पड़ेगा। याददाश्त पे क्या मतलब, वो रिकॉल नहीं कर सकते हैं, खास करके जो शॉर्ट टर्म मेमोरी और इमीडिएट मेमोरी है उनको समझ लें। अब ओल्ड चीज़ें फिर भी याद रह सकती हैं। एक्चुअली जो हमारे दर्शकों के लगातार ईमेल्स आ रहे हैं और वो भी डॉक्टर चैटर्जी यही जानना चाह रहे हैं। देखिए, अब दो तरह की बात है कार्यक्रम में, एक बात तो स्पष्ट तौर पर निकल कर आई, बीमारी के अलावा जो दूसरी चीज है, जो सबसे बड़ी बात याददाश्त में जो कमी की वो ये है कि हमने ध्यान नहीं दिया, अटेंशन ही नहीं दी, तो फिर होगा कैसे। लेकिन कई हमारे दर्शक हैं, शिल्पी हैं, और लोगों ने भी ये पूछा कि वो चीज़ें भूलने लगते हैं, जैसे चाबी रख दी भूल गए, और फिल्म देखने गए, फिल्म कौन सी देखी थी नाम भूल गए, सिंगर का नाम भूल गए, जो हमने कार्यक्रम के शुरू में बात की थी। दूसरी चीज़ एक जो सबसे बड़ी परेशान करने वाली वो ये है कि कुछ लोगों को लगातार कुछ चीज़ें बहुत सोचने पर याद आ जाती हैं, या कल याद थी आज याद नहीं है। ये जो चीज़ होती है, कभी याद आई कभी याद नहीं आई, तो रिकॉल कभी होता है कभी नहीं होता, चीज़ तो वही है। फिर वो अटेंशन और ये तमाम बातें, फिर ये चीज़ क्या होगी, क्या ये उम्र का बढ़ना होगा, लेकिन ये नौजवानों में भी हो रहा है। हाँ, जैसे कहा कि नौजवानों में, जो डॉक्टर अचल ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि मैं उस चर्चा में फिर आना चाहता हूँ कि मल्टीटास्किंग आप करिए, ये स्टोर्ड है, अब रिकॉल नहीं हो रहा, नहीं रिकॉल कभी कल हुआ था आज नहीं हो रहा, फलां व्यक्ति को देखा, हम जानते हैं उससे बात की थी, पिछले हफ्ते भी मिला था, आज रिकॉल नहीं हो रहा, अगले हफ्ते रिकॉल हो गया। हाँ, वो एक एपिसोड वाइज वो चेंजेस हो रहा है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि ये भी इसमें एक चीज आप हमें जानना है कि अलग अलग लोब का जो अलग अलग फंक्शन है। सपोज देयर इज अ फ्रंटल लोब, उनका एक फंक्शन है, पैराइटल लोब का एक फंक्शन। इवन इन्फेक्शन में भी जो पेशेंट बोले थे, इन्फेक्शन अगर कोई एक स्पेसिफिक, तो नाम याद रखने के लिए एक जगह है हमारा ब्रेन में स्पेसिफिकली, और वो हम पहले कुछ सुनते हैं, वो कनेक्शन ब्रेन में जाता है, उसके बाद हमारा एक स्टोर होता है, उसके बाद एक आउटपुट होता है। तो ये कनेक्शन, ये सर्किट में कहीं पे भी कोई इंटरप्शन होता है, एंड दैट इंटरप्शन कैन बी इंटरमिटेड इंटरप्शन, तो वो भी, और इवन रिट्राइवल के टाइम में भी आपका मूड कैसा है, आर यू वेरी एंग्जियस, वो भी एक इशू बन जाएगा, स्ट्रेसफुल हो। डॉक्टर राजेश सागर, आपसे हम समझना चाहेंगे वो ये कि ये जो पूरा याददाश्त का जो मामला है, कोई व्यक्ति उसे कब ये समस्या समझे और डॉक्टर के पास जाए कि सचमुच अब ये बहुत हो गया, हमने चर्चा कर ली कि अटेंशन डेफिसिट है, ये है वो है, या बीमारी कारण हो जाए, कब वो अलार्म कब बजे? नहीं, बिल्कुल, आई थिंक जैसे डॉक्टर प्रसून भी डिस्कस कर रहे हैं कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे आपने उदाहरण दिया कि तब याद आया तब याद नहीं आया, जैसे उसी को चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, तो क्या है कि कुछ चीज़ें जो है जब तक हमें अफेक्ट नहीं कर रही, हमें उससे बॉदर नहीं करना चाहिए, तब हमें कंसल्ट करना चाहिए। जैसे हमारे दिनचर्या पे अफेक्ट आ रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ और डेली लिविंग है, वहाँ पे अफेक्ट आ गया, आपको खुद को डिस्ट्रेस हो रहा है और आप दूसरों से परेशान, जैसे एग्जाम्पल आपने मालूम नहीं है कि बाथरूम कहाँ जाना है और आप कहीं और चले गए, आप घर से कहीं बाहर चले गए और आपके अपने सेफ्टी या उस पर कंसर्न हो गया, अपने बारे में, या आपने जो है खाना भूल गए आप, तो जब लगे कि ये कंसिस्टेंट प्रोसेस हो गया है और तब ये कंसल्टेशन की जरूरत है और तब लगना चाहिए। कहने का मतलब है ऐसे मामले में तो शायद परिवार के सदस्यों को ज्यादा लगेगा, उस व्यक्ति को कम लगेगा। नहीं, देखिए बिल्कुल सही है। क्या होता है कि कुछ चीजें जो है शुरू में जो है फॉरगेटफुलनेस होगी, जो इंसान जो है उसको खुद लगता है इनिशियल स्टेजेस ऑफ इलनेस में, क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि और उसकी वजह से
जैसे चर्चा की है कि उसकी वजह से उसको बहुत एंजाइटी भी होती है, अरे मैं भूलने लगा हूं, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि तब याद आया तब याद नहीं आया, लेकिन हालांकि उससे उनको फर्क नहीं पड़ रहा। अगर सिंगर का याद नहीं नाम आ रहा तो उससे फर्क नहीं पड़ सकता कोई। कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसी चीजें, लेकिन उसके अलावा अगर वो चीज ज्यादा हो जाए या आपको लगे कि आपके अफेक्ट कर रहा है या आपको, तब कंसल्टेशन की जरूरत है और तब उनको एक कंसल्टेशन करना चाहिए। और एक छोटी सी बात और पूछना चाहूंगा कि जो बात आई थी कि तनाव या एंजाइटी जब होती है तो आपकी जो भी मेमोरी आप स्टोर करेंगे वो अच्छे से होगी नहीं। इसी तरह से रिकॉल में भी अगर आप कुछ याद करना चाह रहे हैं और आप तनाव में हैं, बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, चिंता में हैं, उस रिकॉल में भी फर्क आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। खासकर मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेमोरी की बात करें, एज रिलेटेड इंटरव्यू में जैसे छात्रों को इंटरव्यू है, एग्जाम आप लिख रहे हैं, तो क्या होता है उस वक्त कहते हैं कि भाई मैं फ्रीज हो गया, मैं पूरा ब्लैंक हो गया, है ना, एक तरह का ब्लैंक सब याद करके गया था। और घर में कहते हैं हमने तो उसको पूरा पढ़ाया था लेकिन एग्जाम में जाके ये कुछ नहीं। तो कहने का मतलब है स्ट्रेस में, रिकॉल में भी बहुत फर्क पड़ता है अगर आप ध्यान से उसको। और इवन अक्सर हम डे टू डे लाइफ में भी देखा, बहुत स्ट्रेसफुल है, याद है तो हमें याद नहीं आएगा कुछ, लेकिन आप रिलैक्स्ड हैं तो हो सकता है वो चीज एकदम याद आ जाए। तो ये जरूरी है। और इसको आगे बढ़ाते हुए जैसे कुछ कारण दिए, कुछ एक जो इसके मेमोरी लॉस के कुछ अल्कोहल डिपेंडेंस बहुत बड़ा कारण है। जो व्यक्ति जो क्रॉनिक अल्कोहल लेते हैं वो भी एक मेमोरी लॉस उनको हो सकता है। हेड इंजरी एक बहुत बड़ा कारण है, जो सर में चोट जो लग जाती है, और और ड्रग अब्यूज, और ये सब जो है मेमोरी, और कुछ दवाइयां भी हैं जो मेमोरी को अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा बहुत सारे कारण जो हैं, बट ये भी महत्वपूर्ण कारण है। स्मोकिंग के बारे में जरूर कहेंगे कि कुछ लोगों को गलत धारणा है कि इससे मेरी याददाश्त तेज हो जाती है, ऐसा सोचते हैं, मगर ये देखा गया है, एविडेंस याददाश्त तेज क्या, बल्कि बहुत से लोग कहते हैं कि कंसंट्रेशन बिल्कुल सही, क्रिएटिविटी के लिए, उसके लिए, कंसंट्रेशन के लिए जैसा। लेकिन ये गलत धारणा है, ये लॉन्ग टर्म में देखा गया, उसके जो हमारे न्यूरॉन्स है वो डैमेज होते हैं, हमारे कोलिनर्जिक सिस्टम वो अफेक्ट होता है। तो स्मोकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। डॉक्टर आचार्य श्रीवास्तव, कारण हमने समझ लिए, ये भी समझ आया कि अब ऐसे लक्षण हो रहे हैं कि डॉक्टर के पास पहुंच जाएं। डॉक्टर के पास पहुंचे, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस होंगी और कौन सी वो दशाएं या कंडीशंस होंगी या कारण होंगे जिसमें ये जो मेमोरी लॉस हो रहा है या तो इसको रोका जा सके या फिर क्या इसका रिवर्सल भी हो सके? देखिए, इस तरह का जब भी मरीज किसी ओपीडी में या क्लिनिक में पहुंचता है तो जो डॉक्टर डील करते हैं मरीज को, उसको सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि पीछे प्रमुख कारण क्या है। और सबसे पहले तकरीबन इस तरह के लोग कौन से डॉक्टर्स के पास जाते हैं? इस तरह के लोग आमतौर पे अभी तो काफ़ी लोग समझने लगे हैं और सीधे न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं। वैसे मोस्टली जनरल फिजिशियन या उनके जो फैमिली फिजिशियन है उनके पास जाया करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शायद फैमिली फिजिशियन होता है और उसके बाद वो अलग अलग जगहों तो वहीं से बताइए डॉक्टर अचल कि वहां पर जब फैमिली फिजिशियन के पास पहुंचे, पहला पॉइंट है वहां पहुंचे, तो किस तरह से ऐसे मैटर को टेकअप करना चाहिए और प्रोसीजर आगे का क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक है। देखिए, सबसे पहले जब इस तरह का पेशेंट या कोई घर के लोग पहुंचते हैं पेशेंट को लेके, तो ऐसी स्थिति में फैमिली फिजिशियन को ये डिसाइड कर लेना या समझ पाना बहुत ही आवश्यक है कि प्रॉब्लम कितनी सिग्निफिकेंट है और इसमें कितना एक्शन लेना मतलब जरूरी है जी। तो प्रॉब्लम की सिग्निफिकेंस को समझना ये डॉक्टरों का, जो भी डॉक्टर कांटेक्ट करता है उसका कर्तव्य होगा, और ये उसके लिए वो मैं समझता हूँ कि उचित रूप से उनके पास ज्ञान होता है और वो ये समझ पाते हैं कि इस तरह का मरीज की प्रॉब्लम नाउ इट इज वेरी सिग्निफिकेंट और अब हमें इस पे एक्शन लेना चाहिए। समटाइम जैसा हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, चाबी रख के भूल गए, चश्मा ऊपर लगा है भूल गए, आपने दिखाया भी अभी वीडियो में, और कार कहाँ पार्क किया है भूल गए, तो ये सब बड़ी फ्रिक्वेंट घटना है। इसमें रजिस्ट्रेशन की भी दिक्कत है। आपने कार पार्क करते समय ध्यान नहीं दिया कहाँ पार्क किया था, या दिमाग आप जाने की सोच रहे थे कि हॉल के अंदर घुसना है, तो इसे समस्या न माने। नहीं, ये बिल्कुल समस्या नहीं है, क्योंकि आपने उस समय ठीक से रजिस्टर नहीं किया कि गाड़ी कहाँ खड़ी की है, उस समय आपको फोन पर बात आपको जल्दी थी या उसी समय आपके पास फोन आ गया, तो रजिस्ट्रेशन सही नहीं हुआ तो रिकॉल हो गई नहीं। तो ऐसी स्थिति में इसको समझना, बाद में याद आ गया बहुत है। अगर आप किसी का नाम भूल गए, बाद में याद आ जाता है, दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। याद आ जाना मतलब इसका मतलब रजिस्ट्रेशन के समय से ही प्रॉब्लम थी, नहीं ही याद आया तब की बात जरूर है। डॉक्टर अचल, इसमें एक बात आपने कहा कि गाड़ी कहाँ पार्क कर दी वगैरह वगैरह, लेकिन ये भी सच है कि दोस्तों में एक दोस्त जरूर ऐसा होता है, वैसे सब सामान्य, सब बढ़िया, उसका जीवन चल रहा है, काम भी अच्छा, सब कुछ, लेकिन वो अपना मोबाइल अक्सर खोएगा और इसके अलावा गाड़ी कहाँ खड़ी की थी वो भूल जाएगा,
और भी चीजें भूलता रहेगा, लेकिन बाकी सारी चीजें ठीक रहती हैं, जीवन भर ठीक रहता है, तो क्या ये व्यक्तित्व का हिस्सा मानने से? बिल्कुल व्यक्तित्व का हिस्सा है। और दूसरी बात परेशान ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे भी मित्र ऐसे हैं जो कहाँ गाड़ी खड़ी कर दिया याद नहीं रहता। मल्टीटास्किंग की बात कर रहे थे, हम लोग सब मल्टीटास्किंग कर रहे हैं इस कार्यक्रम के दौरान बैठकर। बिल्कुल। जी डॉक्टर चैटर्जी, अब आपके पास आए कि वो लोग, ये हमने जान लिया कि कौन सी स्थिति में इसको समस्या नहीं मानना है। अब वो लोग जो बढ़ती उम्र की तरफ हैं, धीरे धीरे चीजें भूलने लगे और परिवार को या उस व्यक्ति को लगा कि समस्या हो रही है, और खास तौर पर अगर उसमें कोई बीमारी शामिल हो, मान लीजिए अल्जाइमर्स की बात करें, तो वहां पर क्या होगा और किस तरह से, क्योंकि आगे की जो राह होगी, शायद जो लक्षण हैं वो बढ़ते जाते हैं, तो आगे के लिए प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जरूर। पहले तो मैं जब आए हमारे पास पेशेंट, हमारे पास मतलब इवन प्राइमरी केयर फिजिशियन जो फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट उन्होंने कहा, एक तो प्राइमरी केयर फिजिशियन को ओरिएंटेशन अभी भी ये सच है कि कम है। तो एक तो उम्र के साथ साथ वो सठिया गया है, उसको नज़रअंदाज करो, वो तो पहले हमें स्टॉप करना चाहिए। क्योंकि जब हमें दिक्कत हुआ है, हमने डॉक्टर के पास आए, हमने छोटा छोटा बीमारी एक्सक्लूड किया है, जैसे कि मैं बोलूँ प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सब हमें ये सब हमें कंट्रोल करना है। थायराइड का बीमारी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ये सब मोटा मोटा चीज़ हमें पहले कंट्रोल करना है, उस पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना जरूरी है। साथ में कुछ कुछ लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन हमें बोलना चाहिए, जो कि प्राइमरी केयर फिजिशियन बोलते हैं, क्योंकि फिजिकल इनएक्टिविटी कॉजेज 80%, मतलब इज अ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर 80% फॉरगेटफुलनेस। लोनलीनेस है तो उसको हम रेक्टिफाई करें, जो कि प्राइमरी केयर फिजिशियन के दौर पे हो सकता है। उसके बाद में एक बहुत, मैं बता दूं, डिमेंशिया का, फॉरगेटफुलनेस का डायग्नोसिस कोई बड़ा टेस्ट नहीं है। इट इज अ वेरी वेरी क्लिनिकल डायग्नोसिस, जो प्राइमरी केयर फिजिशियन वहीं पे गांव में बैठ के भी कर सकते हैं। हम बोलते हैं 2 टेस्ट बोलते हैं, एक तो 3 आइटम को आप रिकॉल कर सकते हो कि नहीं, 3 अनरिलेटेड आइटम को हम पेशेंट को कहते हैं। सपोज मैंने कहा एप्पल, टाइगर और वॉच, पेशेंट को हम कुछ देर बाद बोलेंगे कि आप वो 3 आइटम हमें रिकॉल करके बताइए। अगर पेशेंट ठीक से सुना और 3 आइटम रिकॉल कर दिया, तो वी कैन से ही इज नॉट सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया। ये हम उनको स्टैम्प कर सकते हैं। दिस इज वेरी गुड सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक फॉर द कम्युनिटी स्टडी। उसके बाद अगर उसमें से ये हुआ कि तीनों में से 2 आइटम या 1 आइटम उन्होंने रिकॉल कर लिया, तो हम करते हैं क्लॉक ड्राइंग टेस्ट। बहुत सिंपल टेस्ट है क्लॉक ड्राइंग, मतलब हम जैसे घड़ी है, घड़ी को हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे घड़ी में अब दिखाइए 12 कहाँ पे है, 3 कहाँ पे है, 6 कहाँ पे है, 9 कहाँ पे है। फिर हम बोलेंगे कि आप दिखाइए 8:10 हुआ है, बड़ा सुई कहाँ होगा, छोटा सुई कहाँ। ये अगर रिकॉल किसी कारणवश 1 या 2 हुआ, लेकिन अगर क्लॉक ड्राइंग ठीक है, मतलब वो मेमोरी लॉस नहीं है उनका। तो ये बेसिक चीज जो है, ये ओरिएंटेशन, ये सेंसिटाइजेशन हमें सारे प्राइमरी केयर फिजिशियन में ये स्प्रेड होना चाहिए। आई फील यही प्रोग्राम के द्वारा बहुत सारे लोगों में, इवन घर वाले भी ये काम कर सकते हैं। और जैसे ही मरीज डिजिटल क्लॉक ड्रा करके 8.10 लिख दे, समझ लीजिए बिल्कुल मेमोरी बहुत सही बात है। तो आज हम बात कर रहे हैं टोटल हेल्थ में उम्र के साथ याददाश्त में कमी पर। हम याद रखेंगे, आप भी नहीं भूलिएगा कि मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। भारत है हमारा, हम है सहारा। आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, आनंद और ऊर्जावान रहें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग संभावनाओं को संभव बनाए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, हम देंगे साथ, तेरा वादा रहा। हेलो। अब ESIC का विश्वास और भी ज्यादा लोगों के पास।
बेहतर सेवाओं और सुविधाओं के भरोसे के साथ। यही तो है ESIC 2.0। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। उम्र के साथ याददाश्त में कमी विषय है आज के टोटल हेल्थ का। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर राजेश सागर, बात हो रही थी कि किस प्रकार ये तय होगा कि किसी व्यक्ति में सचमुच याददाश्त में उसमें कमी हो रही है। एक मनोचिकित्सक के तौर पे किस तरह से ये असेसमेंट की जाती है? नहीं, ये जानना जरूरी है कि जो मेमोरी लॉस है, याददाश्त की कमी जो है, वो अक्सर अगर है तो अकेला सिम्टम नहीं होगा, उसके साथ देखना होगा उसके साथ कौन सा सिम्टम है और उसी के बेस पे तय होगा कि आगे का प्रक्रिया क्या होगी। उदाहरण के तौर पे अगर हो सकता है, जैसे डिमेंशिया का चर्चा कर रहे थे, डिमेंशिया में अक्सर ये होता है कुछ व्यक्तियों को बहुत सारे बिहेवियरल सिम्टम्स आ जाते हैं। उदाहरण के तौर पे वो शक करने लगते हैं और हो सकता है कभी कभी याददाश्त जो है बैकग्राउंड में चला जाए और ये जो बिहेवियरल सिम्टम्स हैं ये प्रिडोमिनेंट हो जाए। तो इसीलिए और हो सकता है उनका बिहेवियर में एकदम बदलाव आ जाए, या हो सकता है कि वो कभी जो जिस तरह से बात करते तो नहीं करते अब, या ज़्यादा करने लगे हैं, या बहुत सारी चीज़ें जो अनरिलेटेड है वो बात चर्चा हो रही है। तो कहने का मतलब याददाश्त की प्रॉब्लम तो है, मगर वो बैकग्राउंड में बिहेवियर की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो उसका फिर असेसमेंट जो है अलग किस्म से होता है और उनका फिर इलाज भी अलग किस्म से होगा, असेसमेंट भी अलग होगा। और दूसरा ये है कि इवन जैसे जैसे चर्चा हम कर रहे थे कि उसके साथ एसोसिएटेड, मान लीजिए कि उसको लैक ऑफ इंटरेस्ट है, उसको ध्यान नहीं लग रहा, या उसका जो है ऑफिस में उसका जाने का मन नहीं कर रहा उसका, या उदास है, और उसके साथ साथ वो ये कह रहा है कि भाई मुझे जो है याददाश्त की भी कमी है, या उसके साथ मुझे कंसंट्रेशन की कमी है, तो उस केस में फिर हो सकता है कि उसका भी असेसमेंट है वो अलग किस्म से होगा। और उसके साथ साथ क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे चर्चा करें, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई या B12 डेफिशिएंसी हो गया, इसमें याददाश्त की कमी होती है और डिप्रेशन भी साथ में होता है, तो वो भी सिम्टम्स साथ साथ चलते हैं, एंजाइटी। और तो कहने का मतलब है कि जब ऐसा याददाश्त की कमी का सिम्टम है, उसके साथ देखें और क्या सिम्टम है, और इसका जो कॉर्पोरेशन है घर वालों के साथ भी हो, मतलब खुद इंसान को लग रहा है या घर वाले भी ऐसा कह रहे हैं, और कितना डिसफंक्शन हो रहा है उसके साथ, कितना दिनचर्या में उसको बाधा हो रही है, उसके बेस पर उसका असेसमेंट जो है, कुछ अलग अलग किस्म के असेसमेंट होते हैं, न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट भी होते हैं जो कि मेमोरी टेस्ट करते हैं अलग अलग किस्म से, तो ये टेस्ट होते हैं, उसके अलावा बाकी भी टेस्ट होते हैं, तो ये इस तरह से प्रॉपर हम असेसमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव, अब समस्या समझ में आ गई, इलाज की बात आती है। इलाज जाहिर तौर पर एक तो ये मेजर फैक्टर हुआ कि उसका कारण क्या है, वहां से देखेंगे किस तरह से तय होता है कि इलाज कैसे करना है और आगे कैसे चलेगा। अब देखिए, किसी भी बीमारी के लिए यही होता है कि पहले ये समझना कि कारण क्या है, और उसके हिसाब से जब तक कारण का इलाज नहीं किया जाता, बीमारी का इलाज संभव नहीं होता जी। तो अब हम जो हमारा आज का सब्जेक्ट है उस पे आते हैं। तो इसमें जैसा डॉक्टर सागर ने बताया, सारा कुछ असेसमेंट करने के बाद आपने निष्कर्ष निकाला कि ये डिजेनरेटिव डिजीज कारण है या कोई अन्य कारण है, या तो B12 डिफिशियंसी है, या थायराइड डिजीज है, या फिर कोई अन्य साइकेट्रिक कारण था या साइकोलॉजिकल कारण था। ये सब उस हिसाब से उनका निवारण करने पे उपचार किया जा सकता है। B12 डिफिशियंसी, आप B12 को रिप्लेनिश करिए, B12 स्टोर, मेमोरी वापस आ जाएगी। थायराइड की गड़बड़ी है, थायराइड गड़बड़ी को ठीक करिए, वापस आ जाएगी मेमोरी। लेकिन जहां तक अन्य बीमारियों का कारण होने का संदर्भ है, यानी जैसे मान लीजिए ब्रेन ट्यूमर था, या हेड इंजरी के बाद ये मेमोरी की प्रॉब्लम आई है, तो ब्रेन ट्यूमर के प्रॉब्लम पे अब ब्रेन ट्यूमर रिमूव करने के बाद हो सकता है कि ट्यूमर के साथ आपने ब्रेन का बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट रिमूव किया जी, क्योंकि रिमूव करना पड़ा, ब्रेन में उस पार्ट में ट्यूमर था, तो उसके बाद मेमोरी वापस लौटने का कोई अर्थ लौटेगी नहीं मेमोरी, क्योंकि पार्ट ही निकल गया ब्रेन का। और ब्रेन के साथ हमेशा याद रखना होता है में दोबारा नहीं बनता है जी। ब्रेन जो है दोबारा बनने की कोई बात नहीं है, जितना है वो उतना ही है, और नष्ट हुआ किन्हीं कारणों से तो नष्ट ही होता चला जाता है, वापस करने का उपाय कुछ नहीं है जी। जहां तक मेन कारण अल्जाइमर्स डिजीज की बात है, उसमें अल्जाइमर्स डिजीज का पता चलने पे उसकी, जैसा अभी हम लोग बात कर रहे हैं, कोई डायरेक्टली सीधा कोई टेस्ट नहीं जिसको टेस्ट करके बता दिया जाए कि ये अल्जाइमर्स डिजीज ही है जी। तो उसके टेस्टों का तरीका वही क्लिनिकल तरीके हैं, और हमें प्रूव करना पड़ता है कोई अन्य बीमारी नहीं है जी। और फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले मयंक जी हैं गुड़गांव से फोन लाइन पर। मयंक जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मयंक जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछिए। लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। डॉक्टर चैटर्जी, ये बात आ गई कि बीमारी है और उसका इलाज भी शुरू कराया, खास तौर पर अल्जाइमर्स जैसी बीमारी जो होती है, जिसमें आगे शायद धीरे धीरे लेकिन लक्षण बढ़ेंगे,
जो परिवार के लोग हैं, सोसाइटी है और ख़ास तौर पर पेशेंट का जो एनवायरनमेंट है, किन बातों का ध्यान रखना होगा? और ख़ास तौर पर उन मामलों में जब बीमारी बढ़ती है तो फाइनेंशियल इश्यूज़ की कहीं किसी को पैसे दे दिए या दूसरे संजीदा मामले साथ में आते हैं, क्या बताना चाहेंगे उसके बारे में? हाँ ज़रूर, क्योंकि ये जो अल्जाइमर्स डिजीज़ है या डिमेंशिया है, ये तो ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव है जो आपने कहा। तो हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कैसे प्रिवेंट किया जाए, या हमारा इवन दवाई का भी जो हमारा जो जैसे डोनेपेजिल एक दवाई है हम देते हैं, तो दवाई दे के भी हम ये कोशिश करते हैं कि बीमारी को रोके वहाँ पे, या तो रिवर्ट करने की कोशिश करें, लेकिन रिवर्स यूजुअली होता नहीं, ग्रेजुअली प्रोग्रेस। तो साथ में जैसे कि डॉक्टर सागर ने कहा, ये बीमारी सिर्फ मेंटल हम बोलते हैं ये नहीं है, साथ में फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी होता है। एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जिसको कहते हैं, कैसे खाना पकाते थे पहले, धीरे धीरे वो भूलना, इवन कैसे खाना खाते थे, वो शर्ट का बटन कैसे लगाते थे वो भी धीरे धीरे भूल जाए। तो इसमें केयर गिवर का रोल बहुत ज़्यादा आती है। और हमारे देश जहाँ पे एक रीच अभी भी हम मानते हैं कि फैमिली कल्चर अभी भी जॉइंट फैमिली कल्चर है, तो उसमें बाकी फैमिली मेंबर का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है कि ठीक टाइम पे दवाई खाए, खाना ठीक, आग ना लगा ले कहीं पे, गलती से गैस ना जला दे। दिस इज ये सीवियर स्टेज में होता है ऑफ कोर्स ये, लेकिन इसके साथ ये भी मैं बोलना चाहूँगा, मैनेजमेंट ऑफ फॉरगेटफुलनेस इज ए मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। तो इसमें जितना हमारा दवाई का असर है उससे ज़्यादा असर मैं बोलूँगा योगा के है, जो आपने ऐड में भी दिखाया, एक्सरसाइज के है, खाने पे ध्यान देना चाहिए कि ही शुड नॉट बी ओबीज और धीरे धीरे फेल ना होते जाए। हाँ, स्मोकर थे तो धीरे धीरे स्मोकिंग को बंद करें, अल्कोहल था तो अल्कोहल को बंद किया जा सकता है। तो इसमें प्रिवेंशन पे हमें ज़्यादा ध्यान, और ये प्रिवेंशन शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम मिडिल लाइफ, लेट स्टेज में जाके नहीं। इवन ये भी देखा गया, आई थिंक डॉक्टर सागर ज्यादा बोल पाएंगे, कि केयर गिवर का इतना स्ट्रेस होता है, केयर गिवर खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनको भी इलाज कराना चाहिए और सब लोग म्यूचुअली हमें शेयर करना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी, तो जब कोई इस तरह का व्यक्ति यानी अल्जाइमर की बीमारी से ग्रस्त कोई व्यक्ति घर में हो तो केयर गिविंग कैसी होनी चाहिए, आसपास के लोगों को क्या करना है, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं बढ़ती उम्र के साथ होने वाली याददाश्त की कमी के बारे में। ये चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। 5 महासागरों में तैरने वाली ये दुनिया की सबसे युवा तैराक है। देश की अकेली ओपन वाटर स्विमर जो अंटार्कटिका में फतेह हासिल कर चुकी है। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हो चुकी भक्ति शर्मा की सफलता मां की कड़ी मेहनत का नतीजा है। राजस्थान के उदयपुर में स्विमिंग पूल नहीं थे तो होटल में प्रैक्टिस कराई, क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जुटाया और दुनिया ने जाना तो प्रधानमंत्री ने भी हौसला बढ़ाया। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, हम देंगे साथ, तेरा वादा रहा। हेलो। अब ESIC का विश्वास और भी ज्यादा लोगों के पास, बेहतर सेवाओं और सुविधाओं के भरोसे के साथ। यही तो है ESIC 2.0। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त का कम होना, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं और टोटल हेल्थ में ये समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 6 to 7 में हमने आपसे पूछा था कि तंबाकू के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है। 3 ऑप्शंस आपके पास थे। सही जवाब है ऑप्शन बी, सिगरेट का दुष्प्रभाव सिर्फ सिगरेट पीने वालों को ही होता है, करीब बैठे लोगों को नहीं। ये सोचना गलत है। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये आपको बताएंगे। उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि याददाश्त में कमी का कारण इनमें से क्या हो सकता है। ऑप्शन ए अवसाद, ऑप्शन बी सिर पर लगी चोट, ऑप्शन सी बढ़ती उम्र या फिर ऑप्शन डी
ये सभी। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, DD न्यूज, रूम नंबर 505, टावर B, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर। आप भी इस पहेली का सही जवाब भेजकर हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। और कौन बने हैं एपिसोड 6 to 7 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर राजेश सागर से, जिनके सामने हमने रख दी हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आपसे हमें मिली हैं। डॉक्टर सागर, इन करेक्ट एंट्रीज में से आज के एक लकी विनर कौन है, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। अखिलेश राज, बलावाला, देहरादून, उत्तराखंड। अखिलेश राज जी को बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर राजेश सागर आप ही को। यादाश्त में जो कमी होती है वो सिर्फ उम्र बढ़ने के साथ यानी वृद्धावस्था के साथ ही शुरू होती है? नहीं, उसके अलावा भी और कारण है। सिर्फ वृद्धावस्था के अलावा भी कारण हो सकते हैं। डॉक्टर चैटर्जी, भूलने की आदत बढ़ती उम्र का एक सामान्य लक्षण है, कोई समस्या नहीं? नहीं, ये समस्या है। इसे हमें फोकस करके, जैसे हमने पूरा डिस्कस किया, हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर अचल श्रीवास्तव, वृद्धावस्था में भूलने की समस्या दरअसल डिजेनरेशन ऑफ ब्रेन सेल्स यानी मस्तिष्क की कोशिकाओं की डिजेनरेशन या उनके नष्ट होने की वजह से ही होता है। बिल्कुल, इसके लिए मैं कहूँगा 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अगर हम ध्यान दें तो करीब 40% लोगों में कुछ न कुछ मेमोरी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 60याना मुहावरे को चेंज करके 65याना कहना चाहिए क्योंकि अब रिटायरमेंट एज भी 65 तक पहुँच रही है। जी। डॉक्टर राजेश सागर, क्या डिप्रेशन और याददाश्त में कमी का कोई संबंध है? बिल्कुल संबंध है, और क्योंकि ये एक मेन सिम्टम हो सकता है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन या टेंशन की प्रॉब्लम, ये डिप्रेशन का एक भाग है ये। और व्यक्ति को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो नेगेटिव सोचता है, वो अपने बारे में भी नेगेटिव सोचता है, तो सोचता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो उसमें भी लगता है कि मेरी याददाश्त जो है कमी है, और उसको एग्जैगरेट करके वो बताता है। और आज जो डिप्रेस्ड है वो बाद में भूलने का बीमारी उनको हो भी सकता है, वो भी ध्यान। डॉक्टर चटर्जी, सवाल अब आपके पास। अल्जाइमर्स या डिमेंशिया, अल्जाइमर्स और डिमेंशिया, क्या ये एक ही अवस्था है, एक ही स्टेट है? नहीं, डिमेंशिया इज अम्ब्रेला टर्म। उसके अंडर में एल्जाइमर्स इज वन ग्रुप जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है, बाकी वास्कुलर भी है, लीवर, बहुत सारे कारण हैं। डॉक्टर अचल श्रीवास्तव, याददाश्त की कमी हो तो जांच कौन सी करवाएं, MRI, रक्त की जांच या फिर कुछ और? बिल्कुल, ये सबसे पहली बात है कि हमने क्या सस्पेक्ट किया उसमें। हो सकता है किसी भी जांच की जरूरत नहीं, सीधा सीधा समझ में आता है डिप्रेशन है मरीज में, तो डिप्रेशन ट्रीट किया जाए। अगर नहीं ये बात स्पष्ट है, जो भी कारण समझ में आएगा उस हिसाब से उपचार किया जाएगा। और एक इमेजिंग जरूर की जानी चाहिए, मोस्ट प्रॉब्ली MRI किया जाना बेहतर होता है। जी। डॉक्टर राजेश सागर, बच्चों को जब विषय सब्जेक्ट्स याद नहीं होते तो बच्चा बुद्धू है या पढ़ना नहीं चाहता, क्या ये बातें कहना ठीक होगा? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और क्योंकि अक्सर पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं जब क्लिनिक में आते हैं कि इसको बिल्कुल इतना हम पढ़ाते हैं, इसको याद नहीं रहता, और उसकी वजह कई सारी हो सकती हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या लर्निंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हालांकि ये चर्चा का विषय नहीं है इस वक्त। ADHD, अटेंशन डेफिसिट की एक बीमारी है, उस वक्त जो है अटेंशन की ही प्रॉब्लम है, इसलिए वो याद नहीं रहता। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, प्रॉब्लम है बच्चों की जो हो सकती हैं, और बल्कि उसको बुद्धू और ये सब कहना ठीक नहीं होगा। जी। डॉक्टर चैटर्जी, तकरीबन सभी मामलों में याददाश्त की कमी का कारण डिमेंशिया ही होता है? नहीं, नॉट ऑलवेज। जैसे हमने पूरा डिस्कस किया, वो इट कैन बी अ नॉर्मल थिंग्स आल्सो, तो हमें पूरा इवैल्यूएशन करना चाहिए। डॉक्टर सर, सिर पर चोट लग जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए मस्तिष्क में, तो उससे भी याददाश्त पर असर पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है, और ये 2 ऐसे कारण हैं जिसमें खास करके इन्फेक्शंस वाले तो काफ़ी हद तक रिवर्सिबल कारण है, और चोट लगने वाले में डिपेंड करेगा कितनी चोट लगी है, ब्रेन के किस भाग में लगी है, उस हिसाब से रिवर्सल होगा। डॉक्टर सागर, गाड़ी की चाबी कहीं रखकर भूलना या चश्मा सर पर लगा के भूल जाना, क्या याददाश्त की कमी का लक्षण है? जरूरी नहीं है। ये जो है ये हो सकता है अगर ये दिनचर्या पे अफेक्ट नहीं कर रहा, और इंसान को बस ये लग सकता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी याददाश्त जाने वाली है, कहीं मुझको डिमेंशिया तो नहीं हो गया। वो इस चीज से ज्यादा परेशान होगा, ना कि इस पर्टिकुलर लक्षण से। डॉक्टर चैटर्जी, इन दोनों लक्षणों में से आप किसे ज्यादा गंभीर मानेंगे? किसी व्यक्ति को मिलने पर उसका नाम भूल जाना, या खाना खाया है अभी और भूल गए? नहीं, जरूर जो खाना खाया है भूल गए वही, क्योंकि किसी को देख के भूल जाना हम डिमेंशिया नहीं मानेंगे। ठीक जी। डॉक्टर अचल, क्या किसी को पैसे दिए वापस नहीं लिए ये गंभीर लक्षण है, या फिर किसी दोस्त से मिलना भूल गए? नहीं, पैसे दिए और भूल जाना, इनफैक्ट हमारा ये सवाल होता है कि क्या किसी को पैसे दे के भूल गए, तो ये एक गंभीर लक्षण है।
डॉक्टर राजेश सागर, डिप्रेशन या एंजाइटी के कारण भूलने की समस्या अक्सर अपने आप ठीक हो जाती है? जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर ये डिप्रेशन है तो उसके साथ और भी गंभीर प्रॉब्लम हो सकती है, सुसाइडल थॉट्स वगैरह हो सकते हैं। तो इसको समझना और इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास बात यह है कि इसमें कुछ हफ्ते में बिल्कुल आपकी याददाश्त भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बाकी लक्षण भी ठीक हो जाएंगे। जी, क्या अल्जाइमर या किसी अन्य बीमारी से उत्पन्न भूलने की समस्या को ठीक किया जा सकता है डॉक्टर चैटर्जी? एल्जाइमर्स तो अभी तक क्योरेबल नहीं है, लेकिन हम उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश कर सकते हैं थ्रू मल्टीडिसिप्लिनरी टीम जैसे कहा। लेकिन बहुत सारे रिवर्सिबल कॉज है, जैसे थायराइड का बीमारी, B12 डिफिशियंसी, बाकी जैसे उन्होंने कहा ट्रॉमा, इन्फेक्शन, ये काफ़ी सारे रिवर्सिबल कॉज भी है। डॉक्टर अचल, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया कुछ भी है, उसका इलाज करवाने से बीमारी चली जाएगी या रुक जाएगी, क्या होगा? और देखिए, आप अल्जाइमर्स की बात करें अगर हम, तो माइल्ड स्टेज और मॉडरेट स्टेट में काफ़ी हद तक आई विल से स्टेटिक इलनेस रहती है या कुछ हद तक ठीक वर्षों तक। जी ठीक है, लेकिन एक दिन फिर वो एडवांस स्टेज में पहुंचता है और रिवर्स होने का तरीका नहीं। ठीक। डॉक्टर सागर, आखिरी राउंड संदेश के तौर पर क्या कहना चाहेंगे याददाश्त को बेहतर रखने के लिए, या जिन्हें बीमारी है उनके साथ व्यवहार के तौर पर क्या करना चाहेंगे? नहीं, एक तो ये कहना चाहेंगे, मतलब हालांकि कुछ चीज़ों हमने कहा है कि इसका इलाज नहीं है, बट हम ये कहेंगे कि भाई काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा सकते हैं, उनके जीवन का जो है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और बहुत सारे तरीके हैं, कॉग्निटिव रीट्रेनिंग है, बहुत सारे मेथड्स हैं जहाँ पे हम उनको बेहतर कर सकते हैं, उनका जीवन शैली को बढ़ा सकते हैं। और ये मैसेज जरूर देना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी से एनकाउंटर करता है, जिनको प्रॉब्लम है, तो उसका मजाक ना बनाएं, उसको सहानुभूति दें और उसके साथ उसको पूरा एज ए पार्टनर की तरह उससे व्यवहार करें। व्यवहार बहुत ज़रूरी है और उसके साथ सही रूप में, क्योंकि कभी लोग हंसने लगते हैं, और ये मान के चलें कि उसके साथ हमारा व्यवहार अच्छा हो। डॉक्टर चैटर्जी, घर में अगर किसी सदस्य को अल्जाइमर या डिमेंशिया है तो उसका कैसे ख्याल रखा जाए? जैसे कहा हमने, सहानुभूति तो होना ही चाहिए, और बाकी हम केयर गिवर के दौर से बोले तो उनका सब कुछ में हमें ख्याल रखना है, क्योंकि कुछ भी उनका, बट मैं एक चीज़ में स्ट्रेस देना चाहता हूँ कि उनका एंगेजमेंट हम बंद मत करिए। उनका एक कुछ ना कुछ मीनिंगफुल एंगेजमेंट होना चाहिए। जैसे कि अगर वो बच्चे को देखे, वो भी एक मीनिंगफुल है, ताश खेले, वो भी, और ज़रूर उनको फिजिकल एक्सरसाइज कराइए, ब्रिस्क वॉकिंग, आइसोलेट ना करिए, और ब्रिस्क वॉकिंग जरूर कराइए। फिजिकल एक्सरसाइज इज वन ऑफ द कॉर्नरस्टोन ऑफ ट्रीटमेंट। डॉक्टर अचल श्रीवास्तव, क्या अपनी मेमोरी को उतना ही बेहतर रखने का कोई ऐसा सॉल्यूशन, कोई दवाई, कोई फल या फिर कुछ और, क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? एक चीज तो यह है कि स्वस्थ मन और स्वस्थ तन की बात करते हैं हम। आप निश्चित रूप से आपके बैलेंस डाइट, अच्छी इनटेक है, तो ऐसी स्थिति में अंदर का मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, ये बात सही है। लेकिन इलनेस होने के बाद जो हमें करना होता है, शायद वो सब हमें पहले से ही करना चाहिए, जो कि एक प्रिवेंट करने का तरीका हो सकता है। जी, और मेमोरी एनहांसर्स बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, कोई मेमोरी एनहांसर जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आप सभी का। तो बहुत जरूरी है कि अपनी याददाश्त को बेहतर रखने के लिए आप एक अच्छी और स्वस्थ जीवन शैली जिए, तनाव को दूर रखें और जिंदगी को कंपार्टमेंट्स में ना जिए, खुलकर जिए, और अपनी याददाश्त से जितना ज़्यादा आप काम ले सकते हैं दिमाग से वो लेंगे तो याददाश्त जाहिर तौर पर अच्छी रहेगी। अमूमन लोग यादों को स्वाद के साथ भी जोड़ते हैं। कुछ यादें खट्टी होती हैं, कुछ मीठी होती हैं, कुछ कड़वी होती हैं। जैसा बार बार एक बात आई कि ध्यान दें जो भी काम करते हैं उस पर, और साथ ही साथ तनाव को ज़रा दूर रखें। कड़वी यादें जितनी ज़्यादा होंगी तनाव बढ़ेगा। कड़वी यादों को मिटाएं और अच्छी बातों पर ध्यान लगाएं, याददाश्त बढ़ेगी। बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।